हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टार्ट हो चुकी है हमारी 95 प्लस सीरीज। मेरी वीडियोस देख करके 95 प्लस मार्क्स आप ला सकते हैं। आज स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम 2 अकाउंट्स का थ्योरेटिकल पोर्शन, इशू ऑफ शेयर्स। आप इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे? इस वीडियो में हम सीखेंगे शेयर्स क्या होते हैं, उसका थ्योरेटिकल पोर्शन, नॉट न्यूमेरिकल। थ्योरेटिकल पोर्शन, शेयर्स क्या होते हैं, कैसे इशू किए जाते हैं, कंपनी क्यों इशू करती है शेयर्स, है ना, प्रॉफिट क्या होता है और बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई अपने। सबसे पहले शेयर्स, सबसे पहले डेफिनेशन बताएंगे, फिर हम आगे चलेंगे। शेयर्स क्या होते हैं, छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है। कैपिटल ऑफ अ कंपनी डिवाइडेड इनटू यूनिट्स कॉल्ड शेयर्स। एक कंपनी की कैपिटल यूनिट्स में डिवाइड होती है, माने पार्ट्स में डिवाइड होती है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती है, उसे हम क्या कहते हैं? शेयर्स कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, फंड जनरेटेड थ्रू शेयर्स, और ये शेयर्स के थ्रू जो फंड जनरेट यानी कि लिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? वो हमारी होती है शेयर कैपिटल। ठीक है। कंपनी कंपनी के पास होते हैं ये शेयर्स हमेशा। तो सबसे पहले कंपनी पे ही चलते हैं भाई, कंपनी क्या होती है, फिर हम बात करते हैं शेयर्स की। ठीक है। अब कंपनी क्या होती है, एक डेफिनेशन लिखी हुई है, जॉइंट स्टॉक कंपनी। पढ़ा हुआ होगा आपने BST 11th क्लास में, लेकिन हम यहाँ रिवाइज करा देते हैं। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन created by law with a fixed capital into transferable shares with perpetual succession and a common seat। ये होता है कंपनी। क्या होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी? ये कंपनी होती है जो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लॉ इसको बनाता है। ठीक है। कैपिटल फिक्स होती है, ट्रांसफरेबल शेयर्स होते हैं इसके पास, परपेचुअल सक्सेशन यानी कि एवरलास्टिंग होता है। एवरलास्टिंग, मेंबर्स में गो, मेंबर्स में कम, बट द फर्म इज एवरलास्टिंग। एंड अ कॉमन सील, क्योंकि ये खुद से तो साइन कर नहीं सकती, तो इसके बिहाफ पर इसकी एक स्टैंप होती है जिसके बेसिस पर ये साइन करती है। कंपनी हो गई। कंपनी कुछ काइंड्स हैं इसमें, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन देखें, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी देखें, या ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स देखें। कंपनी इनकॉर्पोरेशन के हिसाब से एक होती है चार्टर्ड कंपनी, स्टेटरी कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी। चार्टर्ड कंपनी, ये चार्टर्ड कंपनी बहुत पहले बनती थी, अब बहुत रेयर दिखती हैं। ये जैसे एम्परर लोग, जो किंग वगैरह थे, वो लोग बनाते थे अपने हिसाब से, चार्टर के हिसाब से बनाई जाती थी कंपनी, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ठीक है। तो वो होती है हमारी चार्टर्ड कंपनी। ये स्टेटरी कंपनी ये पूरी तरीके से स्टेटरी यानी कि लॉ के हिसाब से बनाई जाती है ना, अकॉर्डिंग टू लॉ बनाई जाती है, जैसे रिजर्व बैंक कंपनी बनी हुई है। ठीक है। अच्छा, ये रजिस्टर्ड कंपनी होती है जिनका रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर किया जाता है। लायबिलिटी के हिसाब से लिमिटेड कंपनी मतलब उस कंपनी में जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, उनकी लायबिलिटी उतनी ही होती है जितने उनके शेयर्स होते हैं। शेयर्स के हिसाब से लायबिलिटी, पार्टनरशिप पढ़ रहे हो ना, तो पार्टनरशिप में जितना शेयर है उस पार्टनर का, उसके हिसाब से उसकी लायबिलिटी कम है, कम लायबिलिटी, ज़्यादा लायबिलिटी। गारंटी कंपनी, यहाँ पर कंपनी की गारंटी होती है, जो जितना भी जो कंपनी, जो आपके मेंबर्स उसके यहाँ काम करते हैं, उनके लिए पूरी तरीके से वो उसमें गारंटी वाली कंपनी होती है। अनलिमिटेड कंपनी, यहाँ पर कंपनी की कोई, इसमें जो काम करने वाले जितने भी जो मेंबर्स होते हैं उनके अनलिमिटेड होती है यहाँ पर। ठीक है। वो उनके अगर फर्म पेड नहीं कर पाते अपने डेट्स को, तो उनकी अपनी जो पर्सनल एसेट्स है उनको भी वहाँ पर दे दिया जाता है। डेट इज कॉल्ड अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज है पार्टनर्स की, यहाँ तो गारंटी है भाई, उतना उतना देना, गारंटी पड़ा है ना पार्टनरशिप में, वही चीज़ है सेम टू सेम, उतना आपको देना है, आपने दे दिया उनको, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं। ठीक है। ये लिमिटेड है, उतना ही जितना शेयर्स है। ये तो अनलिमिटेड है, आपको अनलिमिटेड, अगर आपको प्रॉफिट है तो अनलिमिटेड आपकी लाइबिलिटी भी है। ठीक। अब चलो, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये थी एक प्राइवेट कंपनी होती है और एक पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी जैसे प्राइवेट होती हैं कंपनीज, ठीक है, जो गवर्नमेंट नहीं होती वो प्राइवेट होती है। ये अपने शेयर्स को लेकर ट्रांसफरेबल नहीं कर सकते, ना ही ये मार्केट में शेयर अपने इशू कर सकते हैं। ठीक है। और जो प्राइवेट नहीं होती वो हो जाती है हमारी पब्लिक कंपनीज। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं भाई अपने हम मेन शेयर्स पे। शेयर कैपिटल जो आपका चैप्टर है। शेयर्स तो आपको समझ आ गया कि शेयर्स क्या चीज़ होती है।
ठीक है, अभी आपने ये शेयर कैपिटल देख लिया। ठीक, अब देखो हमने क्या बताया आपको, एक कंपनी है, ठीक है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। ये जिसने भी जो भी बना रहा है इसमें इसके बहुत सारे पार्ट्स होंगे, एक पार्ट, दूसरा पार्ट, ये पार्ट, ये शेयर कैपिटल है पूरी, ये है हमारी क्या, शेयर कैपिटल। छोटे छोटे पार्ट्स से मिलकर के बनी हुई होती है, छोटे छोटे पार्ट्स से मिलकर के बहुत सारे शेयर। क्योंकि देखो जो कंपनी होती है वो तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो उसके पास तो कोई है नहीं कैपिटल, तो वो कैपिटल लोगों से अरेंज करता है ना, आप भी दे दो, आप भी दे दो। इसके लिए क्या करता है, वो शेयर एप्लीकेशन मार्केट में इशू करा लेता है, और वो जो शेयर उसके पास जो मनी आता है उसे हम क्या कहते हैं, शेयर कैपिटल कहते हैं। वो इस तरीके से बहुत सारी कैपिटल एक बार इकट्ठी हो जाती है, उसे हम क्या कह देते हैं, उसे कह देते हैं शेयर कैपिटल। इतनी बात समझ में आ गई। अब चलो आगे चलते हैं। देखो अब ये शेयर कैपिटल इसके काइंड्स हमने लिखे हुए हैं, कैसे, सबसे पहले, और इसी फॉर्म में आपको बैलेंस शीट में भी देना होगा। सबसे पहले होती है हमारी ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पहले से ही हम ऑथोराइज यानी कि प्रिस्क्राइब कर देते हैं इतनी कैपिटल होगी। ये हायर लेवल हम ले लेते हैं, हमको लगता है कि हमारी कंपनी इतना ऊपर तक जा सकती है, तो हमने उसमें दे 2 करोड़ रुपए, तो 2 करोड़ हमारी ऑथोराइज कैपिटल हो गई। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते इन फ्यूचर आकर के, अगर हमको ऐसा लगता है कि हमारी कैपिटल, हमारी जो फर्म है वो और ज़्यादा ग्रो हो सकती है, तो हमारी 2 करोड़ तो कम पड़ रही है, हम 5 करोड़ का चेंज कर सकते हैं, हो जाएगा चेंजेस। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस हो जाते हैं, कंपनी की मीटिंग बैठती है और उसके हिसाब से उसमें चेंजेस कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो जाती है हमारी ऑथोराइज कैपिटल। इशूड कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल का एक पार्ट होता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या, वो कैपिटल जो हम पब्लिक को इशू करते हैं, द पार्ट ऑफ द ऑथोराइज कैपिटल, इसी का ही एक पार्ट है ऑथोराइज। अगर ऑथोराइज 1 करोड़ है तो उसी के अंदर ही होगी, उसके बियॉन्ड नहीं हो सकती, समझ। अब चलो सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब देखो हमने इशूड कैपिटल में हमने मांगा, हमने दिया ऑफर। सब्सक्राइब कैपिटल जो पब्लिक ने हम एक्सेप्ट किया, सब्सक्राइब कैपिटल हो गई, पब्लिक की साइड से आएगा। हमने 10,000 के लिए इधर से यहाँ पे इशू किए थे, और पब्लिक ने भी अगर पूरे 10,000 के लिए हम एक्सेप्ट कर लिया, तो वो हो गई हमारी सब्सक्राइब कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल, इसके बाद ये भी इसका एक पार्ट है, देखो हर कोई इस दूसरे का पार्ट है, इसलिए हमने उसके दूसरे के नीचे लिखा था। कॉल्ड अप कैपिटल सब्सक्राइब कैपिटल का एक पार्ट है, जितना हमने अभी तक कॉल कर लिया, कितना कॉल कर लिया, कितना मांग लिया पब्लिक से, एक बार में तो पूरा पैसा हमको देने देगी, तो वो जितना हमने कॉल्ड अप किया, कितना हमने मांग लिया, उसे कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। कितना मांगा हमने, है ना, हमने 10,000 के शेयर इशू किए थे, अभी तक मालूम हमने 8,000 के मांगे हैं, 5,000 के मांगे हैं, कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं पेड अप कैपिटल। पेड अप माने कितने पर पूरा पेमेंट हो चुका, हमने अरे मांगने पर डिपेंड नहीं करता, पब्लिक के पेमेंट करने पर डिपेंड करता, पेड कितना कर रही है, तो वो जाती है हमारी पेड अप कैपिटल में। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अनकॉल्ड कैपिटल। अनकॉल्ड कैपिटल, अभी सब्सक्राइब कैपिटल में एक कॉल्ड अप आई जितना मांगा, तो इसका मतलब कुछ अनकॉल्ड भी तो होगा, इसका मतलब ये सब्सक्राइब कैपिटल का एक पार्ट होता है, हमने एरो बनाया है। अनकॉल्ड कैपिटल इज पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल। अभी अनकॉल्ड है, मांगा नहीं गया है, लेकिन हम मांगेंगे, जब जरूरत होगी हम तब मांग लेंगे, समझ में आई। जैसे अभी बताएंगे, अभी और आगे हम बता देने वाले हैं। ये हो जाता है हमारा अनकॉल्ड कैपिटल। अच्छा एक और चीज बहुत जरूरी, इशूड कैपिटल सब्सक्राइब्ड कैपिटल, अल्टीमेटली ये दोनों सेम हो जाते हैं, क्योंकि जितना हमने इशू किया अगर उतना सब्सक्राइब नहीं हुआ है तो आगे जाकर मांग लेंगे, आगे जाके मांगेंगे ना, तो वही चीजें दिखाई जाएंगी, जो सब्सक्राइब और इशूड, जो अमाउंट आएगी वो दोनों की सेम होगी, इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल, अल्टीमेटली दोनों एक हो जाते हैं, अल्टीमेटली दोनों सेम होते हैं, समझ आ गई इतनी बात। अब चलते हैं रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल क्या होती है, हमने लिख दिया पूरी लाइन यहाँ, अ कंपनी में रिजर्व अ पोर्शन ऑफ इट्स अनकॉल्ड कैपिटल टू बी कॉल्ड ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। समझ रहे, अनकॉल्ड कैपिटल का एक पार्ट होती है रिजर्व कैपिटल, जो अनकॉल्ड है, कॉल कब करेगी कंपनी, जब उसका वाइंड अप होगा, वो भी क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए। समझ गए मेरी बात को, क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए
रिजर्व कैपिटल को, जो अनकॉल्ड कैपिटल का एक पार्ट है, उसे यहाँ पर कॉल कर लिया जाता है क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए। सही है, यही आपका, इसी तरीके से आप क्या बनाओगे, इसकी बैलेंस शीट बनाओगे। यही फॉर्म में ऑथराइज्ड कैपिटल इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, पेड अप, अनकॉल्ड कैपिटल। रिजर्व कैपिटल नहीं शो करते इसमें, रिजर्व है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब चलो, अब बताते हैं हम आपको मिनिमम सब्सक्राइब। एक और चीज बता दें, चलो, जैसे ये हम बात करें ना कॉल्ड अनकॉल्ड, देखो जैसे शेयर है ना, जैसे माना शेयर, एक शेयर 10 रुपीज का है, तो हम थोड़ा थोड़ा करके मांगते हैं। जैसे 2 रुपये हमने अगर एप्लीकेशन पर, फिर हम उसको अलॉट करेंगे तो 3 रुपये अलॉटमेंट पर, फिर 2 रुपये फर्स्ट कॉल हमने एक और कॉल करी, फिर एक और कॉल करी। तो इस तरीके से माना अभी ये कॉल नहीं हो पाई, तो कॉल्ड अप अमाउंट कितना हो गया, सिर्फ 5 रुपीज का हो गया, ये अनकॉल्ड अमाउंट हो गया। ये होता है कॉल्ड अप और पेड अप। इतना पेड कर दिया, पेड अप हो गया इतना। ठीक है। अब चलो आगे बताती हूँ मैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। बात कर रहे थे हम इशू ऑफ शेयर्स की। सबसे पहले इशू ऑफ शेयर समझा दें। देखो, कंपनी शेयर क्यों इशू करेगी, बताया था अभी, फंड को रेज करने के लिए। ये लिखा है ना, रेज कैपिटल बाय इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, जब उसको लगता है कि भाई उसको रुपयों की जरूरत है, तब वो क्या करती है, तब वो शेयर्स इशू करती है लोगों के बीच में, राइट। पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स होते हैं एक, और एक प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स होते हैं। एक तो वो शेयर्स होते हैं जो वो लोगों को इशू कर देती है, और एक वो होता है जो वो प्राइवेट। अब प्राइवेट मतलब क्या होता है कि वो सिर्फ अपने बैंक में, अपने म्यूचुअल फंड्स में, अपने इंश्योरेंस कंपनी, अपने अपनों को कर ले, पब्लिकली नहीं करेगी, ओपन नहीं करेगी सबके सामने, कुछ सिलेक्टेड लोगों को कर देगी। समझ गए? ये हो जाता है क्या, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। समझ लें आप उन चीज़ों को। एक होता है आईपीओ, ये होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर माने एक ऐसी कंपनी है जो सबसे पहले अभी ऑफर कर रही है, माने पहले सबसे पहला वाला पब्लिक को ऑफर करना शेयर्स के लिए, दैट इज कॉल्ड आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। पहली बार में किया जाए जो, सेकंड टाइम पे अगर दोबारा से शेयर इशू कर रहे तो उसको आईपीओ नहीं कहा जाएगा। समझ लें ऐसे करके बात को, समझिए। अब देखो आगे देखो, हमने भाई शेयर इशू कर दिए, ये लिखा है मैंने मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ये क्या होता है, देखो हमने शेयर इशू किए तो सेबी ये कहता है, सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो रेगुलेटरी बोर्ड है लिस्टेड कंपनीज का। अब कहोगे ये लिस्टेड कंपनी में हमने क्या बोलते हैं, लिस्टेड कंपनी वो कंपनीज होती हैं जो ये सिक्योरिटी एक्सचेंज जो बोर्ड होते हैं ना, इनके पास इनका समझ लो रजिस्ट्रेशन होता है ना। जैसे स्कूलों का रजिस्ट्रेशन सीबीएसई बोर्ड के पास होता है, उनको जो मान्यता मिली हुई होती है, दैट इज कॉल्ड लिस्टेड कंपनीज। अनलिस्टेड कंपनीज भी होती है जो ट्रेडिंग वगैरह करते रहते हैं सारा, है ना, वो अनलिस्टेड कंपनी में आता है। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज ये जो है वो क्या करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये है, ये लिस्टेड कंपनीज के लिए। तो वो रेगुलेटरी बोर्ड है उनका, वो उनके कामों को रेगुलेट करता है कि कोई गलत काम न करने पाए। समझ गए? तो वो ये कहता है कि जितना आपने इशू किया, माना आपने 10,000 शेयर्स के लिए इशू किया, तो उसका एटलीस्ट 90% आपको ऑफर हो जाना चाहिए। अगर आपको 90% ऑफर नहीं हुआ है तो आपको जो शेयर्स आपके पास आए थे वो आपको वापस करने पड़ेंगे विद इन 14 days विद पेमेंट। समझ गए? दैट्स कॉल्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन मस्ट बी रेज्ड टू मीट द। अच्छा, ये हम करते क्यों मिनिमम सब्सक्रिप्शन, क्यों? ये तो उसके लिए होता है कि मस्ट बी रेज्ड टू मीट द नीड्स ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन, कैन नॉट लेस देन 90% ऑफ द इशू। 90% से कम नहीं होना चाहिए। 10,000 का तो 9,000, कम से कम 9,000 एप्लीकेशंस आपके पास आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो आपको सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे और फिर दोबारा से आप वो करवाओ, इशू करवाओ। ठीक है, इसका मतलब भी आपकी गुडविल बहुत अच्छी नहीं है, लोग आपके कंपनी में पैसा नहीं लगाना चाहते हैं। क्लियर मेरी बात? चलो आगे चलते हैं, इतनी बात आपको मेरी समझ में आ गई। ये जो शेयर में बार बार कह रहे हैं, ये दो तरीके के होते हैं, है ना। ये भी प्रिस्क्राइब्ड है, 2 ही तरीके के शेयर होंगे, इसके अलावा तीसरे तरीके का शेयर ही नहीं आया। एक होते हैं इक्विटी शेयर, एक होते हैं प्रीफरेंस शेयर। ठीक है, अब और दोनों के नाम के आगे आपको लिखना पड़ेगा इक्विटी कैपिटल, प्रीफरेंस कैपिटल, बिल्कुल कंपल्सरी लिखना होगा आपको। बताओ कि ये कौन सी कैपिटल है। इक्विटी शेयर्स कौन से होते हैं, देखो 2 शेयर्स होंगे, इक्विटी और प्रीफरेंस, है ना। अगर हम कैटेगरी वाइज देखें तो इक्विटी का लेवल हाई होता है, प्रीफरेंस बाद में होते हैं। ठीक है,
अब तो फिर डेफिनेशन अगर हम देखें तो क्या कहेंगे, शेयर्स दैट आर नॉट प्रेफरेंस शेयर इज कौन हो गए, इक्विटी शेयर्स हो गए। भाई जो प्रीफरेंस नहीं है वो इक्विटी हो गया, ठीक है। प्रीफरेंस शेयर जो इक्विटी नहीं है वो प्रीफरेंस होगा। अब बात समझो क्या होता है। इक्विटी शेयर जो होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर वो तो कंपनी के ओनर हो जाते हैं, ठीक है। प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स कंपनी के एज ए क्रेडिटर होते हैं, क्योंकि प्रीफरेंस वालों को, जैसे नाम से क्लियर, प्रीफरेंस वालों को प्रीफरेंस दी जाती है किसमें, डिविडेंड में, ठीक है। कंपनी वाइंड अप होगी तो भी उनको सबसे पहले दे दिया जाएगा, पहले डिबेंचर्स को, उसके बाद प्रीफरेंस वालों को दे दिया जाएगा। इक्विटी वालों का नंबर बाद में आता है, क्योंकि इक्विटी वाले कंपनी के ओनर होते हैं। भाई आप किसी चीज़ के अगर आप ओनर हैं तो बचा कुचा वो सब आपका, ज़्यादा बचा तो ज़्यादा आपका, कम बचा तो कम आपका, समझ में आई। अच्छा, वोटिंग राइट्स सिर्फ इक्विटी वालों को होते, इनको नहीं होते, क्योंकि ये तो एज ए क्रेडिटर काम करते हैं, नाम के प्रीफरेंस होते हैं, है ना, इसलिए। मैनेजमेंट में अधिकार इक्विटी वालों को, इनको नहीं। डिविडेंड, लास्ट डिविडेंड अगर बचता है, सब कुछ बांटने के बाद बच रहा है, तो इक्विटी वालों को डिविडेंड मिलेगा, इन्हें मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इनकी रेट, इनके आगे एक रेट लगी रहती है 6%। 6% प्रीफरेंस शेयर, 6% मतलब 6% से इनको हमें डिविडेंड पेड करना ही पड़ेगा, इसलिए उनको प्रीफरेंस कहते हैं, उनको प्राथमिकता दी जाती है, समझ गए। लेकिन ये ओनर है कंपनी के, ये ओनर नहीं होते, इनका तो पेमेंट हो जाता है, रेडीमेबल होते हैं, एक टाइम के बाद इनका पेमेंट हो जाता है, इनका पेमेंट नहीं होता, इनको लास्ट में आकर प्रॉफिट इतना भर भर के मिल जाता है, समझ गए। ये इन दोनों में डिफरेंसेस हो जाते हैं, इक्विटी में और प्रीफरेंस में, ठीक है ना। अच्छा, ये प्रीफरेंस शेयर्स के हमने कुछ काइंड्स लिख रखे हैं कि एक क्यूमुलेटिव होते हैं, एक नॉन क्यूमुलेटिव, एक रिडीमेबल, एक रेडीमेबल, एक कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल और पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, है ना। एक बार बहुत जल्दी से इनको वो बता दो मीनिंग आपको क्या क्या होता है। क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव मतलब क्या होता है, जिसमें एरियर अगर इनके साथ कभी हो जाए, बाई चांस अब की बार हमने इनको डिविडेंड नहीं दिया तो अगली बार में हमको डिविडेंड पेड इस वाले साल का भी करोगे, नेक्स्ट वाले का तो करना ही करना पड़ेगा। क्यूमुलेटिव जुड़ता हुआ आएगा उनके साथ, हम उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, समझ गए। नॉन क्यूमुलेटिव कर दो, अगर इस बार एरियर हो गया है, इस बार हमने उनका डिविडेंड पेमेंट नहीं कर पाया तो नेक्स्ट ईयर नहीं करेंगे, नेक्स्ट ईयर में नेक्स्ट ईयर वाला करेंगे। रेडीमेबल, जो जिनका भुगतान करेंगे, जिनका पेमेंट करेंगे एक टाइम के बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, जैसा हमने लिखा हुआ होगा। इरेडीमेबल, जिनका कोई पेमेंट नहीं किया जाएगा, ठीक है, उनको डिविडेंड ही दिया जाएगा खाली में। कन्वर्टेबल, जो कन्वर्ट हो सकते हैं इक्विटी शेयर्स में, समझ गए। और नॉन कन्वर्टेबल, जो कन्वर्ट नहीं हो सकते, लिखा रहता है शुरू में, लिखा रहता है बिल्कुल, सब कुछ लिखा होगा, जो प्रीफरेंस का आपको जो सर्टिफिकेट होगा उस पर आपको लिखा होगा नॉन कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल, रेडीमेबल, सब लिखा रहता है। पार्टिसिपेटिंग, ये वो शेयर्स होते हैं जिनको फर्म के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का अधिकार होगा, और ये जो वो होंगे नॉन पार्टिसिपेटिंग, इन्हें कोई अधिकार किसी तरीके का नहीं दिया जाएगा, समझ गए। ये हो गया आपके इसके काइंड्स, हो गए। शेयर हमने इशू करा दिए, हमारे पास से शेयर इशू हो गए। अब सुनो, इशू ऑफ शेयर्स, यहाँ आ जाते हैं हम। देखो, ये शेयर हम इशू कराते हैं फॉर कैश या फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। दो चीज़ों के लिए हम शेयर इशू कर रहे हैं, या तो हमारे पास कैश आ जाए, दूसरी चीज़ कंसिडरेशन, हमने कोई चीज़ खरीदी, कोई एसेट खरीदी है, उसके कंसिडरेशन के बदले में हम शेयर्स इशू कर देते हैं, समझ गए, ठीक है। हमने एक एसेट खरीद ली, एसेट हमारे पास आ गए, अब एसेट को पेमेंट करने का जब नंबर आया तो हमने उसको कैश न दे करके अपने शेयर्स उसको दे दिए, हो गया, इतनी सी बात है। कैश क्या करते हैं, कैश, अब हमने शेयर इशू किए 10,000, ठीक है, 10 रुपये, एक शेयर 10 रुपये का है, हम सारा अमाउंट इकट्ठा ले लें, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 10, 1,00,000 रुपये हमारे पास आ गया, हो गया, इसे कहते हैं लमसम, इकट्ठा ले लिया हमने, पूरा पब्लिक से इकट्ठा दे दो एक बार। एक होता है इंस्टॉलमेंट, टुकड़ों में आएगा हमारे पास पैसा, टुकड़ों में, ठीक है। टुकड़ों में कैसे आएगा, एप्लीकेशन पर आएगा, अलॉटमेंट पर आएगा, कॉल पर आएगा, कॉल फर्स्ट सेकंड थर्ड कितनी भी कॉल हो सकती है। एप्लीकेशन पे जो पैसे आते हैं वो शेयर की वैल्यू का, एप्लीकेशन जो होती है, एप्लीकेशन मनी जो होता है वो शेयर की वैल्यू का 25% से कम नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर 10 रुपये का शेयर है तो ये 2.5 रुपये का, इतना तो तकरीबन हमें करना पड़ेगा, ये समझ में आई। अलॉटमेंट, अलॉटमेंट क्या होता है, अलॉटमेंट ये एसेट हो गई,
अलॉटमेंट क्या है, एसेट है, ठीक है। यहाँ पैसों को अलॉट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद कॉल पर फर्स्ट कॉल हुई, सेकंड कॉल हुई, तो आपको फर्स्ट कॉल, अगर एक ही कॉल है तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, दो कॉल है तो सेकंड एंड फाइनल कॉल, ये आपको फाइनल वर्ड उसके अंदर ऐड करना होता है। अब शेयर हमने इशू कर दिए। शेयर कैसे, 10 रुपये का शेयर 10 रुपये में भी जा सकता है। प्रीमियम पर 10 रुपये का शेयर 12 रुपये में, डेट इज कॉल्ड प्रीमियम। हमने अपने शेयर्स प्रीमियम पर इशू किए हैं। प्रीमियम हम 10 रुपये का हमारा शेयर है, लेकिन हम पब्लिक से कितना ले रहे हैं, उसके बदले 12 रुपये ले रहे हैं, प्रीमियम पर है वो। समझ गए? तो ये होता है हमारा प्रीमियम। ये सेक्शन 52 में बता रखा है इसका। ओके, प्रीमियम कहाँ शो किया जाता है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज बैलेंस शीट के पार्ट में, वहाँ शो कर दिया जाता है। ओके, अच्छा, प्रीमियम को हम क्या कहते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहते हैं। यूज क्या है इसका, क्यों हम इसको ले लेते हैं फालतू में, नहीं, इसका यूज है। क्यों, हम बोनस शेयर अगर हमें इशू करना हो तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूज करते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अगर हमें राइट ऑफ करने हैं तो यूज करेंगे। इशू से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे प्रॉस्पेक्ट इशू करना और पब्लिक को इशू किया जाता है, तो उसमें तमाम तरीके के खर्चे होते हैं, उसको पूरा करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, जो रेडीमेबल अगर हम अभी रिडेम्पशन करेंगे प्रीफरेंस शेयर्स का, उस पर अगर हमने प्रीमियम लगा रखा है तो उस प्रीमियम को राइट ऑफ कर सकते हैं हम यहाँ पर, या फिर हम अपने ही शेयर्स को वापस परचेज कर रहे हैं, वहाँ यूज़ कर सकते हैं। हमें ये लिखा है अभी बायबैक। बायबैक क्या होता है, कंपनी अपने ही शेयर्स को मार्केट में खुद से परचेज कर लेती है, ठीक है। पहले जैसे क्या मतलब होता है इस चीज़ का, जैसे पहले हमें जरूरत थी, हमने अपनी एसेट को बेच दिया, ठीक है। अब हमारे पास बहुत सारा पैसा, हमने अपनी एसेट को वापस खरीद लिया, ज़्यादा पैसे दे के खरीद लिया, बस उसी को कहते हैं बायबैक। ओन शेयर्स को बायबैक, खरीदना, अपने आप खरीद लेती है, तो वहाँ जो पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से यूज़ कर सकती है। समझ गए? आगे एक चीज़ बता दो, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, तो पता सुना होगा प्रीलिमिनरी एक्सपेंस क्या होता है, बता दो एक बार। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, कंपनी आपकी बनी नहीं है, इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ, उससे पहले के जो खर्चे होते हैं वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस होते हैं सारे। इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन कराने का खर्चा, रजिस्ट्रार का खर्चा, कमीशन देने का खर्चा, वो सामान वामान ढूंढने का खर्चा, है ना, बहुत सारी चीज़ें, मतलब इनकॉर्पोरेशन पहले जितने भी खर्चे हो जाते हैं, अभी कंपनी बनी नहीं है, रनिंग में आई नहीं, ऑपरेशन उसके चालू नहीं हुए हैं, उससे पहले सारे खर्चे हो जाते हैं, वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाते हैं हमारे। समझ गए? चलो, अभी हम इशू में पहुंच चुके हैं, अब हम चलते हैं इशू में आगे। और इशू जब शेयर हो जाता है तो यहाँ पर देखो, हमने जैसे 10,000 शेयर की बार बार बात कर रहे हैं, हम 10,000 शेयर इशू कर रहे हैं, 10,000 के बदले में हमें जो पब्लिक ने 10,000 ऑफर कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कम भी कर सकती है, 9,000 पे अटक गए, और कभी वो ज़्यादा कर सकती है तो 12,000 भी आ गई। इसे कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अब चलते हैं हम उधर की साइड पे कि जब अंडर सब्सक्रिप्शन होगा या ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो हम उसे क्या करेंगे, ठीक। चलो आगे चलते हैं। शेयर इशू होगा, है ना, अभी बता देते हैं हम क्या आपको कि अंडर सब्सक्रिप्शन होता है या फिर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है। देखो, अंडर मतलब क्या होगा, अप्लाइड शेयर्स ज़्यादा है, ऑफर कम है, माने पब्लिक हमें कम ऑफर कर रही है, हम ज़्यादा उससे मांग रहे हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन होगा एंटायर क्वेश्चन अंडर, जो शेयर्स ऑफर यहाँ पर आ गए हैं, है ना, उससे होगा भाई, अप्लाइड सॉरी, जितने पब्लिक ने हमको दिए हैं कम वाले शेयर्स होते, उससे सारा एंटायर क्वेश्चन उससे हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। माने जैसे 10,000 के लिए हमने यहाँ से ऑफर किया था, लेकिन 9,000 ही हमारे पास एप्लीकेशन आई है, एंटायर क्वेश्चन आप 9,000 से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कैसी, ठीक। ओवर सब्सक्रिप्शन में आ जाती है प्रॉब्लम। ओवर मतलब जहाँ पर ज़्यादा आएगा, एप्लीकेशन अप्लाइड ज़्यादा हो गई और हमने ऑफर यहाँ से कम पर किया था। अब ये क्या हुआ, उल्टा चलते सिचुएशन, 10,000 थे और ये कितने हो गए हमारे पास, 12,000। अभी हमारे पास ये 2,000 से ज़्यादा आ गया है, ठीक है। हमारे पास सिचुएशन हो जाती है इसमें कि हम क्या कर सकते हैं। एक तो ये कि ये जो एक्स्ट्रा 2,000 रुपये इसे हम रिफंड कर दो, बात ही खत्म हो गई, ठीक है। फिर आ जाता है दूसरा ऑप्शन, इस 2,000 रुपये को एडजस्टमेंट कर देंगे हम, इसको कहते हैं प्रोराटा, है ना, एडजस्टमेंट कर देंगे किस पर, हम अलॉटमेंट पर कर देंगे या फिर हम कॉल पे कर देते हैं, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आता है कि इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए, पार्शियल, मान 1,000 रुपये वापस कर दो, 1,000 रुपये का एडजस्टमेंट कर दो,
समझ गए? इस तरीके से हम ओवर सब्सक्रिप्शन को यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। जितना सरप्लस अमाउंट आता है उसे हम क्या कहते हैं? कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। जो हम एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट पे कर रहे हैं या फिर हम कॉल पे कर रहे हैं, क्या कहते हैं उसको? हम कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। और जब वो रिसीव होने को होता है वहाँ पर हम उसको माइनस कर देते हैं। समझ गए इतनी बात को? ओवर सब्सक्रिप्शन का फंडा समझ आ गया। चलो आगे चलते हैं। कॉल्स इन एरियर, कॉल करी हमने, मांगे पैसे अपने, अब हम आगे काम करना शुरू हो गया और किसी भी एक शेयर होल्डर ने पैसे हमको नहीं दिए हैं, मांगे, फिर दोबारा से मांगे, डिमांड भी दे दी 14 दिन का, ये तो उसने हमको पैसे वापस नहीं किए, इसे कहते हैं कॉल्स इन एरियर। कहाँ शो किया जाएगा? बैलेंस शीट में। अगर कॉल्स इन एरियर है तो बैलेंस शीट में नोट टू अकाउंट में शेयर कैपिटल में सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप में कॉल्स इन एरियर को लेस करके आप यहाँ पर शो करेंगे। समझ गए? इसे कहते हैं कॉल्स इन एरियर जिस पर हमें पैसे नहीं मिलते। 500 शेयर्स ने 2 रुपए की कॉल नहीं दी, 3 रुपए की कॉल नहीं दी, दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर होता है तो कॉल्स इन एडवांस भी होता है कि आपने इस तरीके से डिवाइड था आपका, 2 रुपये एप्लीकेशन, 3 रुपीज अलॉटमेंट, 2 रुपीज कॉल प्लस 2 रुपीज कॉल, है ना, और एक और थी 1 रुपये की कॉल। ठीक है, उसने कहा कि इतने सारे कौन देगा, 12 रुपए देते तो उसने यहीं पे इकट्ठे सारे रुपए दे दिए, 5 रुपए इसके साथ ही। क्या कहेंगे इसको? कॉल्स इन एडवांस। इसे भी नोट टू अकाउंट में हम अदर करंट लायबिलिटीज, प्रीपेड हो गया ना, है ना, प्रीपेड हो गया ना, तो ये क्या कहेंगे हम इसको? अदर करंट लायबिलिटीज कहते हैं। ये वहां शो किया जाएगा। ओके, चलो अब आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हम फॉरफीचर। ये फॉरफीचर देखिए, कॉल्स इन एरियर हो गया, माने एक शेयर होल्डर ने हमें पैसे नहीं दिए, हमने मांगे, है ना। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या कहता है? आप मांगो, नोटिस भेजो 14 दिन के अंदर, उसके बाद सिर्फ रिमाइंड कराओ एक और बार। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये कहता है और रिमाइंड कराने के बाद भी शेयर होल्डर हमारा पैसा नहीं देता, देन हमारे पास यानी कि फर्म के पास यानी कि कंपनी के पास ये राइट होते हैं कि हम अपने शेयर को वापस ले लें। भाई जो चीज़ हमारी है ना, अगर आप पैसा नहीं दे रहे तो हम उसे वापस ले लेंगे, तो अपने अपने ही शेयर्स को वापस ले लें, दैट इज कॉल्ड फॉरफीचर ऑफ शेयर। समझ गए? बस फॉरफीचर होता है। कंपनी अपनी ही तो कंपनी की यहाँ तो एसेट बढ़ जाती है, कंपनी की एसेट बढ़ जाती है, इसीलिए सब्सक्राइब कैपिटल में फॉरफिटेड अमाउंट को हमेशा ऐड कर दिया जाता है। हमारा 500 शेयर्स पर और एक जो शेयर होल्डर था उसने कॉल नहीं दी 2 रुपये की, तो 5 दूनी 10, 1000 रुपीज़ हम फॉरफिट कर लेंगे, वापस ले लेंगे उससे, और उसको यहाँ पर हम अपनी शेयर सब्सक्राइब कैपिटल में ऐड करके बैलेंस शीट में शो कर देंगे, हमारे शेयर से वापस आ गए हमारे पास। इतनी बात क्लियर हो गई मेरी? ठीक है, एंटीज तो नहीं बताएंगे, हम थ्योरेटिकल पोर्शन पर चल रहे हैं, इसलिए हम तो आपको सिर्फ इसकी थ्योरी समझा रहे हैं कि आप लिखेंगे कैसे पेपर में। अच्छा, फॉरफीचर हो गया। अभी कंपनी क्या करेगी फॉरफिटेड शेयर्स का? उनको वो रीइश्यू कर सकती है, वापस दोबारा से इशू कर दे, दोबारा इशू कर दे, ठीक है, रीइश्यू कर देगी। अब रीइश्यू वो एट पार भी कर सकती है, एट प्रीमियम भी कर सकती है और डिस्काउंट पर भी कर सकती है। समझ गए? एट पार और एट प्रीमियम, है ना, क्योंकि अपने ही फॉरफिटेड शेयर्स को हम एट पार या फिर एट प्रीमियम पर रीइश्यू कर रहे हैं, तो ये तो हमारा गेन है ना, ये तो हमारा क्या है? प्रॉफिट है, प्रॉफिट है ना ये गेन, क्योंकि ये कैपिटल नेचर का गेन होता है, इसलिए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है और रिजर्व एंड सरप्लस में बैलेंस शीट में शो कर दिया जाता है। क्या चीज़? फॉरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू करना। रीइश्यू अगर एट पार और अगर एट प्रीमियम किया गया है तो वो हमारा गेन हो जाता है, कैपिटल गेन। सो दिस हैज टू बी शो इन कैपिटल रिजर्व अकाउंट, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट के अंदर। ठीक है, अब आ जाते हैं डिस्काउंट पर। क्या इसको डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते? हाँ कर सकते डिस्काउंट पर इशू, लेकिन एक रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ, रीइश्यू प्राइस कैन नॉट बी लेस देन द अमाउंट अनपेड ऑन फॉरफिटेड शेयर। अगर 500 शेयर्स ने 2 रुपये के हिसाब से 1000 रुपीज नहीं पेड किए हैं, तो जो फॉरफिटेड अमाउंट है उससे कम हमारा ये रीइश्यू प्राइस नहीं हो सकता। बस इतना है, आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे भी आराम से आप इसको रीइश्यू कर दीजिए। ठीक है, तो ये पता ही, बस उसके बाद कैपिटल रिजर्व तो आपको पता ही कि कहाँ शो किया जाता है।
फुल्ली पेड अप, नॉट फुल्ली पेड अप, ये आएंगे वर्ड्स, समझ जाएंगे आप। 10 रुपये का शेयर है, अगर पूरे आपने इस पर 10 के 10 आपने मांग लिए तो, और पूरा पेमेंट भी हो गया, फुल्ली पेड अप हो गया। अगर इसमें किसी भी शेयर होल्डर ने रुपये हमको नहीं दिए हैं तो नॉट फुल्ली पेड अप हो गया, ठीक है। कॉल्ड अप आती है एक अमाउंट, एक वर्ड लिखा होगा कॉल्ड अप, और एक होता है पेड अप। माने अगर 10 रुपये का शेयर है, कंपनी ने अगर 7 रुपये मांगे तो 7 रुपये कॉल्ड अप में आएंगे, 3 रुपये अनकॉल्ड अमाउंट में आएंगे, अभी मांगे ही नहीं गए, है ना, अभी उसने कॉल ही नहीं की है। जब जब उसको जरूरत होगी तब कर लेगी कंपनी, ठीक है। वैसे भी 2 कॉल के बीच में 1-1 महीने का गैप होता है, और ये गैप हम हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में पहले ही प्रिस्क्राइब होता है कि कितना कितना गैप इसमें रखा जाएगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। बैलेंस शीट एकदम प्रॉपर फॉर्मेट के साथ बनेगी शेयर की। शेयर का क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी इम्पोर्टेंट, एज वेल एज इसकी थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल अगर आपको समझने हैं तो डेफिनेटली आप लोग मेरे वीडियोस पे जाएं और उसे देखें, उसको समझें। फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम पर भी हम मिलने लगे हैं आपसे, ज्वाइन करें मेरे टेलीग्राम को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका रेफरेंस मिल जाएगा सारा। और कोई भी रिलेटेड क्वेरी हो डेफिनेटली आप मुझे बताएं, इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि हम भी सीख रहे हैं और आपको भी सिखा रहे हैं, ठीक है। कोई भी पर्सन ऑल इन वन तो नहीं हो सकता कि उसको हर कुछ आता हो, नहीं है, कोई हो ही नहीं सकता है। हम भी सीख रहे हैं, आपको भी सिखा रहे हैं, इसलिए कोई भी छोटी मोटी भी कोई भी प्रॉब्लम प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।